हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो सीरीज से हम शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आज हम शुरू करेंगे इंडियन पिनल कोड इंट्रोडक्शन एंड सेक्शन 1 to 5 तक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको को गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो सेक्शन 1 to 5 और इंट्रोडक्शन आईपीसी के अंदर आने वाला एक भी एमसीक्यू आपसे नहीं छूटेगा। मतलब ये समझ लेना कि जो भी एग्जाम्स में एमसीक्यू आएंगे सेक्शन 1 to 5 और इंट्रोडक्शन आईपीसी में से, वो इसी में से आएंगे, एक भी नहीं छूटने वाला। और अगर आपने मेरी आईपीसी की अभी तक कोई वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही बेनिफिशियल है। और इस बात की मैं देता हूँ गारंटी, अगर आपने ये वाला वीडियो एमसीक्यू वाला पूरा देख लिया तो आपको एमसीक्यू और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक एक एमसीक्यू कवर करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंट्रोडक्शन एंड सेक्शन 1 to 5। इसके अंदर मैं आपको 50 से 55 एमसीक्यू करवाऊंगा और एमसीक्यू इसी में से ही आने वाला है। क्वेश्चन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ आईपीसी। आई थिंक हम सबको पता होगा, जनवरी 1 1862, 1 जनवरी 1862। अब ये हो गया क्वेश्चन 1। अब इसने पूछा इसकी एनफोर्समेंट कब हुई थी। अब अगर ये पूछ ले कि इसकी एनेक्टमेंट कब हुई थी, तो वो हुई थी 6 अक्टूबर 1860 को। अब कोई पूछ ले कि इसको अनेक्ट किसने किया था, तो इसको अनेक्ट किया था गवर्नर जनरल ने। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे। तो इसी में हमारे 3 क्वेश्चन बन गए। एनेक्टमेंट हुई थी 1 जनवरी 1862 को, सॉरी एनफोर्समेंट हुई थी 1 जनवरी 1862 को, एनेक्टमेंट हुई थी 6 अक्टूबर 1860 को, और एनेक्टमेंट किसने की थी, असेंट किसने दी थी, गवर्नर जनरल ने, क्योंकि उस टाइम पे राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे। अब सेक्शन 2, क्वेश्चन 2, सेक्शन 1 ऑफ आईपीसी 1860 डील्स विद, किससे डील करता है, टाइटल, एक्सटेंड एंड ऑपरेशन ऑफ द कोड। क्वेश्चन 3, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी। आईपीसी का पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, हम सबको पता होगा, लॉर्ड मकाले ने। अब चाहे लॉर्ड मकाले बोलो, चाहे टीबी मकाले बोलो, चाहे थॉमस बेबिंगटन मकाले बोलो, सब एक ही है। आजकल इसका फुल नेम बहुत पूछते हैं। चाहे टीबी मकाले हो, चाहे थॉमस बेबिंगटन मकाले हो, चाहे लॉर्ड मकाले हो, कोई सा भी ऑप्शन आ जाए इन तीनों में से, उसी ने ड्राफ्ट किया था। अब इनके साथ इसके 3 मेंबर्स और थे। अगर आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर आपको एक ही चीज़ बताई जाएगी और उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। क्वेश्चन 4, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंडियन पीनल कोड इज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। कौन से एक्ट से जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी लागू हो गया, तो हुआ था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से आईपीसी भी जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो गया है। और वो कौन से एक्ट से हुआ है, तो वो हुआ है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और ये एक्ट कौन से नंबर का एक्ट था, तो ये एक्ट था 34 ऑफ 2019। 2019 में पास होने वाला 34वें नंबर का एक्ट, क्या नाम था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्वेश्चन 5,
ए जो कि एक सिटीजन है इंडिया का, उसने युगांडा में जाकर मर्डर कर दिया और वो बाद में दिल्ली में अरेस्ट हो जाता है, तो वो कहाँ पर ट्राइड होगा मर्डर के लिए? अब ये इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 4 की, इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 4। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर एक एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रखा है, और अगर आप उसको देखेंगे और उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको बेनिफिशियल बहुत अच्छा होगा। अब ये इलस्ट्रेशन सेक्शन 4 की है, जिसके अंदर ये कहा गया था कि ए जो एक सिटीज़न है इंडिया का, वो युगांडा जाता है और वहाँ पे वो किसी का खून कर देता है। बाद में वो इंडिया वापस आता है और उसको दिल्ली में अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वो उसका जो मर्डर का ट्रायल चलेगा वो दिल्ली में चलेगा, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि वो जहाँ भी पकड़ा गया इंडिया में, जिस भी कोने में वह पकड़ा गया इंडिया में, वहीं से उसको पकड़ लिया जाएगा और वहाँ पे उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। सेक्शन 4 हमारा क्या क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ द कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। क्वेश्चन 6, ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन इंग्लैंड। ए एक भारतीय नागरिक है, उसने इंग्लैंड में जाकर एक का खून कर दिया। ही इज फाउंड इन इंदौर, उसको इंदौर में पकड़ लिया जाता है, तो उसका ट्रायल कहाँ चलेगा? अब सेक्शन 4 के अगर हम माने तो उसको इंडिया में जहाँ पकड़ेंगे वहीं चलेगा, तो अब इसको वो कहाँ पकड़ा गया है? इंदौर में, तो उसका ट्रायल भी कहाँ चलेगा? इंदौर में, एट इंदौर वेयर ही वॉज फाउंड। क्वेश्चन 7, ए जो कि एक स्पेनिश नागरिक है, वो रहता है पेरिस में, उसने इंस्टिगेट किया एक ऑफेंस को जो कि कमिट हुआ है इंडिया के अंदर। अब इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमें सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को पता होना चाहिए। सेक्शन 2 में बोला है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, और सेक्शन 3 में बोला है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया बट बाय विच लॉ ट्राइड विद इन इंडिया। अगर हम सेक्शन 2 की बात माने तो यहाँ पर ऑफेंस हुआ है इंडिया के अंदर, अब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो नागरिक कहाँ का था, लेकिन कमिट कहाँ पे हुआ है? इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा डी, इज लाइबल एज द ऑफेंस वॉज कमिटेड इन इंडिया। अब ये लाइबल कैसे हुआ है? सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 8, इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई कमिट, इंडियन कोर्ट हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री। सेक्शन 2 की बात करता है और सेक्शन 3 की बात करता है, बियॉन्ड इंडिया और विद इन इंडिया वाली बात। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। इंडियन कोर्ट डू नॉट हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय फॉरेनर इन इंडिया। अब लेकिन सेक्शन 2 में तो बोल रखा है कि अगर वो क्राइम इंडिया में हुआ है, भले ही किसी बाहर के नागरिक ने किया हो, तो भी वो माना जाएगा कि वो इंडियन हुआ है। तो ऑप्शन बी गलत है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, 1 is true and 2 is false। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम आर। क्राइम करने के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होंगे? दो ही होंगे, एक्टस रियस और मेंस रिया, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। और एक्टस रियस और मेंस रिया के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रखा है। Which one of the following is not essential for an offense? अपराध करने के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक नहीं है? इंटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, मोटिव इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है, एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मोटिव फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। Which of one of the following is not essential for offense? अपराध करने के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक नहीं है? वॉयलेशन बहुत जरूरी है, मोटिव जरूरी नहीं है। क्वेश्चन 12, अब आती है मैक्सिम्स की बात। अब ये मैक्सिम्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मेंसिट रिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड इन क्राइम, आपराधिक मस्तिष्क, मतलब किसी अपराध करने के लिए आपकी मंशा, आपकी इंटेंशन किसी अपराध को अंजाम देने की।
क्वेश्चन 13, मेंस रिया मैक्सिमिज, मेंस रिया की मैक्सिम कौन सी है? एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया, तो ये मैक्सिम हो गई मेंस रिया की। क्वेश्चन 14, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया implies that, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नो एक्ट पर से इज क्रिमिनल अनलेस अकम्प्लिश्ड बाय गिल्टी माइंड। इसका मतलब ये है कि मेरे द्वारा किया गया ऐसा कोई भी कार्य तब तक ऑफेंस नहीं होगा, तब तक क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा, जब तक कि वो मेरी इंटेंशन से ना किया गया हो। जब तक कि मेरी उस काम को करने में कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, तब तक वो मेरा कोई भी एक्ट क्राइम नहीं कहा जाएगा या क्रिमिनल एक्ट नहीं कहा जाएगा। सेक्शन क्वेश्चन 15, actus me invito, factus non est men actus, actus me invito, factus non est mens actus। इसका मतलब है an act done by me against my will is not act at all। मेरी मंशा के विरुद्ध करवाया गया मुझसे कोई भी काम मेरा एक्ट नहीं कहा जाएगा। जिस एक्ट को आपने अपनी फ्री कंसेंट से नहीं किया, किसी ने आपको धोखा देकर या थ्रेट देकर वो काम करवा लिया गया है, तो वो एक्ट आपका नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल्लम क्रिमेन नल्ला पोइना सीने लगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ प्री एग्जिस्टिंग पीनल लॉ। कोई भी अपराध और उसकी पनिशमेंट तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी जब तक उसके लिए कोई पीनल लॉ ना हो। An act forbidden by law and which is at the same time revolting to the moral sentiment of society is called crime। और ये स्टेटमेंट किसने दी है? ये स्टेटमेंट दी है स्टीफन्स ने। क्वेश्चन 18, in order that the act should be punishable it must be morally blameworthy, it must be sin। who said this? ये स्टेटमेंट दी थी लॉर्ड डैनिंग ने। सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन अंडर क्रिमिनल लॉ मीन्स, successful prosecution under criminal law means conviction of the accused। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 कौन से दिन से लागू माना जाएगा? फ्रॉम 21 अप्रैल 2018। और अगर हम बोलेंगे इसकी एनेक्टमेंट कब हुई थी, तो इसकी एनेक्टमेंट हुई थी 11 अगस्त 2018 को। अगर हम बात करें इसकी एनफोर्समेंट की, वो हुई थी 21 अप्रैल 2018 को। और अगर हम इसकी बात करें एनेक्टमेंट की, तो ये हुई थी 11 अगस्त 2018 को। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्री पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछे हुए हैं। क्वेश्चन 1, क्राइम इज व्हाट? अ पब्लिक रॉन्ग, अ प्राइवेट रॉन्ग, अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक रॉन्ग और नॉन ऑफ द रॉन्ग। अब क्योंकि एक जो क्राइम होता है वो स्टेट के अगेंस्ट होता है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा अ पब्लिक रॉन्ग। ऑप्शन बी अ पब्लिक रॉन्ग। क्वेश्चन 2, मार्क द करेक्ट आंसर। क्राइम इज एसेंशियल एंड इमोरल एक्ट।
crime is an illegal act, crime is essential a society reprehensible act, crime is essentially an एंटी रिलीजियस एक्ट। अब यहाँ पर हमें इमोरल से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर हमें एंटी रिलीजियस से लेना देना नहीं है, लेकिन जो इलीगल है, अब इलीगल क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी में। अब ऐसा एक्ट जो इलीगल हो, जिसको भी लॉ मना कर दे, वो अपने आप में एक क्राइम है। तो इसका आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन 3, एन एक्ट इज अ क्राइम in the content of Indian law as option A, it is declared by public, it is to be dictated by morality, status statute make it, common law has declared it। इसका आंसर होगा statute made it, ऑप्शन सी। an act is a crime in the content of Indian law as statute made it, जैसा कि कानून ने विधि ने बना रखा है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिमिनल लॉ कंसिस्ट ऑफ, criminal law consists of what? Criminal law consists of definition of offense and punishment for them, बिल्कुल सही बात है। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर ट्रायल, बिल्कुल सही बात है, सीआरपीसी है। इट इंक्लूड्स प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस एज वेल एज, मतलब यहाँ पर डेफिनेशन भी है, उसका प्रोसीजर भी है और उसका प्रिवेंशन भी है। तो क्रिमिनल लॉ में ये तीनों चीजें ही हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आईपीसी कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से लागू हुई थी? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था, 1 जनवरी 1862। अब यहाँ पर एनेक्टमेंट की बात की गई है, तो 6 अक्टूबर 1860। हु ड्राफ्ट द, ये मैंने आपको बता दिया है। आईपीसी के अंदर कितने चैप्टर हैं? 511, और कितने भाग में डिवाइड है? 23 चैप्टर में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। आईपीसी इज एक्सटेंड टू, अब हो चुका है 31 अक्टूबर 2019 से पूरे इंडिया के अंदर, जम्मू कश्मीर को मिलाकर। इसके बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ, सेक्शन 1 बता चुका हूँ। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। द इंडियन पिनल कोड अप्लाइज टू एवरी पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू प्रोविजन ऑफ, सेक्शन 2 की बात करता है। The code applies to any offence committed by any citizen of India without beyond India, section 3 की बात करता है। Every act committed outside India which if it committed in India would be punishable under this code, section 4 की बात करता है। सेक्शन 2, 3, 4 तीनों सही हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सेक्शन 12, क्वेश्चन नंबर 12, Question number 12. If a person who is citizen of India committed any offence out of India, illustration 4 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया एट एनी प्लेस इन विच ही मे बी फाउंड। इंडिया के किसी भी स्थान में जहाँ पर वो पाया जाएगा, वहीं से उसके ऊपर ट्रायल शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन 13, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड इंडियन कोर्ट हैव जुरिडिक्शन? ए, 1, क्राइम कमिटेड बाय इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री, बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा।
क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया, ये भी हो जाएगा। क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन इन इंडियन शिप, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन 4 की, और तीनों तीनों कंडीशन सेक्शन 4 से सेटिस्फाई होगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। द कोड प्रिस्क्राइब नो फिक्स टाइम इन विच प्रोसिक्यूशन शुड बी लॉन्च्ड। बिल्कुल सही बात है, कोड के अंदर कोई भी टाइम फिक्स नहीं रखा कि आपको इस पीरियड में ये काम करना है। ऑप्शन बी, द कोड फॉलो द मैक्सिमम नल्लम टेम्पस ऑकरी लेगी, बिल्कुल सही बात है। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 15, विद रेफरेंस टू क्रिमिनल लॉ रिस्पॉन्स द फॉलोइंग। Prosecution to sue the defendant, plaintiff to prosecute the defendant, plaintiff to sue the defendant, prosecutor to prosecute the defendant। अब यहाँ पर मेन पर्पस क्या है, प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूट करेगा डिफेंडेंट को। क्वेश्चन नंबर 16, इन क्रिमिनल लॉ द सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन मीन्स। एक अब सक्सेसफुल अभियोजन क्या कब माना जाएगा, जब उस अपराधी को उसकी सजा मिल जाए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्विक्शन ऑफ एक्यूज। क्वेश्चन 17, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। क्राइम इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम मेंस रे इज रिक्वायर्ड, इन क्राइम स्टैट्यूट हैज नो कंट्रोल ओवर द प्रोसीडिंग, और इन क्राइम देयर इज अ पनिशमेंट। ऑप्शन सी वाली बात गलत है, क्योंकि क्राइम के अंदर जो मेन पावर है, जो मेन कंट्रोल है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूट का है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पढ़ते हैं। द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल शुड बी डिटरमाइंड बाय जनरल लॉ, ठीक है। द पीनल स्टैट्यूट शुड हैव स्ट्रिक्टली फॉलोड और कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। देयर शुड बी एक्सपोस्ट फैक्टो पीनल लॉ, ये भी ठीक है। द पर्सनल शुड बी पनिश्ड विदाउट एन एक्ट, तो यहाँ पर हमारा आंसर बी सही होगा कि जो पीनल स्टैट्यूट बनाए गए हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। स्पेशल लॉ इन सेक्शन 41, a law applicable to particular part of India। अब ये क्वेश्चन वो थोड़े बाहर के आ गए, तो मैं इसको अब बाद में करवाऊंगा आपको। द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम इज, मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक्टस रियस और मेंस रिया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, actus reus is defined as such result of human conduct as the law seeks to prevent. In the light of the observation, which of the following statements is incorrect। अब यहाँ पे हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर एक एक पढ़ते हैं। एक्टस रियस मीन्स एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन विच इज कॉल्ड कंडक्ट, बिल्कुल सही बात है। एक्टस रियस मीन्स कंडक्टेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, बिल्कुल सही बात है। एक्टस रियस मीन्स वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी ह्यूमन एक्शन, ये चीज गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी गलत है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 27, एक्टस रियस इंक्लूड। एक्टस रियस में क्या इंक्लूड होगा, पॉजिटिव असर्शन भी इंक्लूड होगा और नेगेटिव भी होगा और एक्सटर्नल इंटरनल भी होगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर डी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा और एक्सटर्नल इंटरनल भी होगा, तो हमारा आंसर डी। एन एक्ट इज वाइल्ड मूवमेंट ऑफ अ बॉडी भी हो सकता है, बॉडीली मूवमेंट कॉज बाय वायलेशन और डिजायर भी हो सकता है, एनी इवेंट विच इज सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ ह्यूमन विल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा आंसर सही है। एक्टस रियस का मतलब क्या हुआ, द होल डेफिनेशन ऑफ क्राइम विद द एक्सेप्शन ऑफ मेंटल एलिमेंट एंड इट इवन इंक्लूड्स
the mental element in so far as it is contained in the definition of act. Option C. Section Question number 30. Section 497 of IPC defines adultery. Thus, whoever has sexual intercourse with the person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another. Actus reus relates to married woman. Option D. Mens rea means क्या होता है mens rea? Mental aspect or guilty mind of criminal. बिल्कुल सही बात है. Also include inattention या नेग्लिजेंस. बिल्कुल सही बात है. इंटेंशन, नॉलेज, बिलीफ. ये भी बिल्कुल सही बात है. तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा. सेक्शन क्वेश्चन नंबर 32. मैक्सिम एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट्रिया का मतलब क्या है? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी. देयर इज नो क्राइम विदाउट एनी क्रिमिनल माइंड. और ये एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया मैक्सिम कहाँ से एस्टेब्लिश की गई थी? तो ये की गई थी कॉमन लॉ कोर्ट से. Section 34. One is said to have acted intentionally when it can be granted for his act that he could foresee the consequences for certainty and desired them, in which case this observation was made. कौन से केस में ऑब्जर्वेशन मेड की गई थी? आर वेनाकालू वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद. Question number 35. In the context of criminal liability, the state which of the following statement is correct? Option C. Criminal liability generally implies mens rea except where it has been expressly excluded. Question number 36. Which one of the following statement correctly describe the concept of mens rea? Option D. If the statute is silent about the mens rea as a general rule, it should be read into the statute. Question number 37. Which one of the following offense criminal intention mens rea is irrelevant? Option C. Bigamy. बार बार पूछा गया क्वेश्चन. Question number 38. मैच द फॉलोइंग. अब इसके अंदर ऑप्शन मेंस रिया एक कंडीशन प्रेसिडेंट है किसी भी ऑफेंस को करने के लिए. मेंस रिया का ऑप्शन 2. मोटिव रेलिवेंट टू इम्प्यूट इंटेंशन. नॉलेज ऑफ एक्ट टू बी अनलॉफुल until crime is provided beyond the doubt. तो आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया और आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा है तो इसके बाहर आपको सेक्शन 1 to 5 और इंट्रोडक्शन आईपीसी में से कोई भी क्वेश्चन से बाहर नहीं मिलेगा. और अगली वीडियो में मैं आपको सेक्शन 6 से सेक्शन 52A तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बताऊंगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.